नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए बात करते हैं आज मध्यकालीन भारत के बारे में। 712 एडी से लेकर के 1707 तक का जो सफर है भारत का, उसे हम क्या कह सकते हैं, मध्यकालीन भारत, या फिर आप कह सकते हो मिडवेल हिस्ट्री के बारे में। ये वो समय था बच्चों जब हमारे देश पर मुस्लिम ताकतों का कब्जा हुआ, मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया, अरब से आए हुए मुस्लिम शासक जो थे उन्होंने आक्रमण किया, तुर्की शासक जो थे मुस्लिम उन्होंने आक्रमण किया, और कैसे कैसे हमारे भारत पर इन्होंने कब्जा किया, कैसे कैसे यहाँ पर आकर के मुस्लिम आक्रमणों का जो शासन हुआ, वो मुगल्स आए, कैसे कैसे आए, वो हम आपको इस वीडियो के दौरान बताना चाहेंगे। चलिए बात करते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था भारत के ऊपर, तो आपको याद रखना है 712 एडी में, अर्थात 712 ईस्वी में। और यह कब तक चला, 1707 एडी तक। 1707 एडी इसलिए कहूंगा इसको क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी दोस्तों। मुगल शासक जो था वो औरंगजेब, जिसके बाद आप जानते हो कि आगे मुगल जो थे वो चल नहीं पाए। उनके बाद यह आखिरी ऐसा शासक था जो शक्तिशाली कहा जाता था मुगल्स का, तो 1707 तक। अच्छा, ये बांटा किसने है कि भाई आप जानते हो ना, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक इतिहास। तो अगर तीनों को देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले प्राचीन आता है, फिर मध्यकालीन, और फिर आता है आधुनिक। इन तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ये जो मध्यकालीन वाला है, असल में जो हर्षवर्धन तक का समय है, अर्थात 712 तक का, हर्षवर्धन तक का जो समय है, इसको प्राचीन इतिहास में रखा गया है। और ये रखा किसने, जेम्स मिल ने। ये अंग्रेज थे। अंग्रेजों का ये मानना था कि जहां पर मुस्लिम आक्रमण हमारे देश के ऊपर हुए, सिंध में जब मुस्लिम आक्रमण हुए, तो उस वाले जो समय, जो पूरा ये जो काल था, उसको मध्यकालीन भारत के रूप में बांटा गया। और आधुनिक, अंग्रेजों का यह मानना था कि जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तब उन्होंने हमें रेल दी, हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराई, बहुत कुछ उन्होंने हमारे यहाँ पर बनाया, बहुत कुछ नए नए स्थापनाएं कराई। तो उनका कहना है कि वो जो काल था, उस काल को ही आधुनिक कहा जाता है। पर मैं नहीं समझता कि वो काल किसी का आधुनिक काल हो सकता है जिसमें वो गुलाम रहा हो। तो हम इस टाइम पर गुलाम थे, हम कैसे कहेंगे कि ये हमारा जो है वो आधुनिकरण हुआ था उस टाइम पर। चलिए खैर, इन बातों को ही छोड़ते हुए हम इतिहास में दोबारा लौटते हैं और बात करते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। तो यदि कहा जाए पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो ये 712 में हुआ था और अरबियों के द्वारा हुआ था, अरब से आने वाले शासकों के द्वारा हुआ था। इसका कारण क्या हो सकता है, कारण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो 2 कारण इसके बताए गए हैं इतिहास में। एक तो धन संपदा को लूटना, धन संपदा को लूटना, ये पहला रहता है लूट माट जो थी। और आप जानते हो भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत के पास बहुत पैसा हुआ करता था, तो ऐसे ही नहीं कहा जाता था, सोना वगैरह बहुत होता। तो एक तो लूट इसका कारण हो सकता है, और दूसरा कारण बताया गया है इस्लाम का प्रचार। इस्लाम के प्रचार को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि इस्लाम क्या है, या इस्लाम का उद्गम कब हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म, असल में आपने नाम सुना होगा मोहम्मद साहब। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम को जन्म दिया, या फिर यूं कह लीजिए कि इस्लाम के बारे में सबसे पहले बताया। तो इनका खुद का जन्म कब हुआ था, 570 एडी में। 570 एडी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये आए तो इन्होंने देखा कि संसार के अंदर बहुत दुख है, बहुत सारी पीड़ाएं हैं लोगों के मन में। मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे कैसे वो अपने पापों को कम कर सकता है, इन सभी के बारे में जानने के लिए इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको 1610 में। ये जानना, ध्यान रखना है आपको, 1610 में इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस जगह पर हुई थी, हीरा नामक गुफा में। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो आप बता दोगे हीरा नामक गुफा में हुई थी और 610 में हुई थी। चलिए बात करते हैं। उसके बाद मक्का से मदीना। अच्छा, क्या हुआ उसके बाद, हुआ यह कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने ज्ञान का प्रचार करना स्टार्ट किया, बताना स्टार्ट करा इस्लाम के बारे में कि इस्लाम में ऐसा होता है, इस्लाम में ये सब है। वो जब बताना स्टार्ट किया तो उस टाइम पर आप जानते हो कि जैसा कि भारत के अंदर ना जो ईसाई लोग थे, ईसाई धर्म जो था वो लोगों के मन में बैठा हुआ था।
और ऐसे में उनके मन से इस ईसाई धर्म को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, और ऐसे इनके साथ भी हुआ। ये भी मक्का में रहते हुए इन सब को निकाल नहीं पा रहे थे। बहुत लोगों को समझाने का प्रयास करा, बहुत लोग माने भी, लेकिन सब नहीं माने। इनका विरोध भी हुआ, तो मक्का से मदीना चले गए थे ये 622 ईस्वी में। और वहां जब ये 622 ईस्वी में गए तो इसको कहा गया है हिजारत। क्वेश्चन ये पूछता है कि हिजारत क्या है। तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने की जो घटना है उसे क्या कहा जाता है? हिजारत। और यहीं से शुरू हुआ था हिजरी संवत। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों आप क्या बताओगे? जब मक्का से मदीना गए थे मोहम्मद साहब, और वो कब गए थे? 622 में। चलिए खैर, इसके बाद 632 में इनकी मृत्यु हो गई मोहम्मद साहब की। इनको क्या कहा जाता था? इनको पैगंबर कहा जाता था। ये ध्यान रखना है आपको, पैगंबर कहा जाता था। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है दोस्तों। अच्छा जी, एक व्यक्ति को तो कह दिया गया है पैगंबर, या फिर कह सकते हो जो ईश्वर का, अल्लाह का पैगाम लेकर के धरती पर भेजा गया हो, जिसने अल्लाह के पैगाम को या ईश्वर के पैगाम को धरती पर पहुंचाया है। तो वो कौन थे? मोहम्मद साहब पैगंबर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति हुआ उसको क्या कहा गया? खलीफा। अर्थात इस्लाम के बारे में जिन्होंने बाद में बताना शुरू किया, उन लोगों को क्या कहा गया? खलीफा। अच्छा जी, ये खलीफा क्या होता है? इसको हम राजनीतिक या फिर धार्मिक गुरु कह सकते हैं दोस्तों, राजनीतिक गुरु या धार्मिक गुरु। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 व्यक्ति हुए हैं। इन चारों ने खुद को खलीफा कहा है। तो अगर ये कहा जाए कि खलीफा किसको कहा जाता है, तो ये तो आपको पता चली गया है दोस्तों कि राजनीतिक या धार्मिक गुरु को क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। जो व्यक्ति पहले जिसने इस्लाम का प्रचार किया उसको क्या कहा गया था? उसको पैगंबर कहा गया था। और वो कौन थे? मोहम्मद साहिब थे, ये आप अच्छी तरह जानते हो। उसके बाद ये अबू बकर कौन है? ये अबू बकर जो थे वो मोहम्मद हजरत साहब के इनके ससुर थे। मोहम्मद हजरत साहब जो थे उनके ससुर जो थे वो क्या कहलाए? पहले खलीफा। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 80% लोग उस टाइम पर जो फेवर में थे किसके थे? अबू बकर के थे। यानी कि 80% लोगों ने, 80% मुसलमानों ने अबू बकर को क्या माना था? अबू बकर को खलीफा माना था। तो ये आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। उसके बाद वो लोग जो अबू बकर को क्या मानते थे? खलीफा मानते थे, उनको क्या कहा गया है? सुन्नी। आपने नाम सुना होगा कि मुसलमानों में 2 डिवीजन होते हैं, एक तो सुन्नी और एक शिया, एक सुन्नी और एक शिया। और ये आज भी हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, आज भी आप किसी मुसलमान से आप मिलते हो, पूछते हो कि आप सुन्नी हो या फिर शिया हो, तो वो आपको बता देंगे। तो चलिए, अबू बकर को जिन्होंने क्या माना? खलीफा माना, उनको क्या कहा गया? सुन्नी। और उनकी संख्या कितनी थी? 80%। उसके बाद उमर को खलीफा माना गया, उस्मान को खलीफा माना गया। उसके बाद ये जो अली है, ये है मोहम्मद हजरत साहब के दामाद, मोहम्मद हजरत साहब के दामाद। और इनको 20% लोगों ने इनको क्या माना? खलीफा माना। 20% लोगों ने किसको खलीफा माना था? 20% लोगों ने दोस्तों अली को क्या माना था? खलीफा माना था। और ये कौन थे? मोहम्मद हजरत साहब के दामाद थे। और जिन लोगों ने अली को क्या माना है? खलीफा माना है, उनको क्या कहा जाता है इतिहास में? उनको शिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से शिया और सुन्नी के बारे में आप लोग जानते हो। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से खलीफा, बहुत सारे खलीफा फिर आने लगे, और धीरे धीरे करके कुल मिलाकर के इनका एक ही उद्देश्य था, किसी भी तरीके से पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। इस्लाम का प्रचार और प्रसार होता रहा, चलता रहा। फिर क्या हुआ? 636 में अरब में उस टाइम पर शासक था अल हज्जाज का। अरब में उस टाइम पर किसका शासन था दोस्तों? अल हज्जाज का। अब ये जो अल हज्जाज है, ये क्या कर रहे हैं? ये कुल मिलाकर के जो खलीफा है उन्हें प्रसन्न करते हैं। कैसे प्रसन्न करते हैं? जगह जगह, हर तरफ, दुनिया के हर कोने में खलीफा बनाकर जो खलीफा लोग हैं वो क्या करते हैं? वो किसी भी तरीके से इतिहास का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। चलिए, अब हमें तो आना है कुल मिलाकर के हमारे भारत की तरफ कि भारत पे जो है अरबों का आक्रमण कैसे हुआ। तो हम यहां पर लौट रहे हैं दोस्तों। हुआ ये भारत है, उस टाइम पर अखंड भारत था, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा हुआ करता था उस टाइम पर। आप जानते हो, देश तो आजाद हुआ नहीं था, वो तो 1947 में हुआ है, सबको पता है। ये उस टाइम पर पाकिस्तान वाला इलाका हुआ करता था, ये अफगानिस्तान वगैरह हुआ करता था। तो इसको, पूरे इलाके को सिंध कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? सिंध। अच्छा, सिंध में उस टाइम पर
एक बंदरगाह था जिसका नाम था देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह ये आपको याद रखना है। और यहां पर एक राजा थे जिनका नाम था दाहिर राजा। ये कास्ट से क्या थे बच्चों? ब्राह्मण थे। ये भी आपको याद रखना है। तो दाहिर राजा जो थे ये कहां के थे? सिंध पर उस टाइम पर राज करते थे और देवल बंदरगाह था वहां पर एक। ऐसा हुआ श्रीलंका की साइड से अरबियों का एक जो पानी का जहाज होता है वो चला, और ये जहाज यहां सिंध के पास जब आया तो सिंध में जाकर के वहां पर जो लुटेरे होते थे ना, उस टाइम भी हुआ करते थे, उस टाइम पर जो समुद्री लुटेरे होते थे, उन्होंने क्या करा, ये जहाज को लूट लिया। जहाज लूटने के बाद बहुत कुछ मारकाट हुई, वहां पर महिलाओं के साथ रेप हुआ, छोटे छोटे बच्चों को अगवा कर लिया गया, मार दिया गया। ये बात कहां पहुंची? अब ये बात यहां से सीधी पहुंचती है कहां पर? अल हज्जाज के पास, जो कि उस टाइम पर अरब में क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। ये अरब के शासक थे। अब ऐसे में जब अल हज्जाज के पास ये बात पहुंचती है तो अल हज्जाज जो है अपने एक सेनापति को, जिसका नाम है अब्दुल्ला, अल हज्जाज का पहला सेनापति कौन था? अब्दुल्ला को भेजते हैं 711 में और कहते हैं जब पता करके आओ कि आखिर क्या बात है। यहां पर राजा थे कौन? दाहिर। अब दाहिर राजा को पता ही नहीं है हो क्या रहा है। जब इसने पहले इन्होंने एक पैगाम भिजवाया कि भाई आपके यहां पर ऐसा हो रहा है और आपको करना कुछ नहीं है, बस वो जो लूट मार का जो भी जितना भी सामान है उसकी भरपाई करें, क्योंकि आपके इलाके में ये सब हुआ है। तो ये दाहिर राजा अपने बोलते हैं कि भाई हम क्यों कराएं ऐसा, हमने क्या किया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लूट मार जो है वो बाहर हुई है, समुद्र में हुई है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। खैर इसने फिर क्या किया, अब्दुल्ला ने आक्रमण कर दिया कहां पर? सिंध पर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि सिंध को हराना उस टाइम पर इतना आसान काम नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये हार गया, और 711 में जो पहला आक्रमण हुआ था वो क्या रह गया था दोस्तों? असफल रह गया था। ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा है, और यदि समझ में आ रहा है तो बस एक काम आपको जरूर करना है, लाइक जरूर करते रहना है और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आपको और भी अच्छी वीडियो आगे भविष्य में मिलती रहे। ये मेरा रूटीन रहेगा कि मैं आपको पूरा इतिहास कराऊं, और मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चों, यदि आपने इतिहास यहां से पढ़ लिया ना, ढंग से अच्छी तरह से इतिहास पढ़ लिया, तो आपकी जितनी इतिहास पढ़ने की आपको दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये मेरी गारंटी है। इसके बाद मैं आपको पूरा इतिहास कराने वाला हूं। ये जो मैंने बात करी थी ना शुरू में, जो हमारा प्राचीन भारत है और जो हमारा आधुनिक भारत है, वो भी मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। किसी भी एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम को क्यों ना दें, आप यूपीएससी का एग्जाम दें, आप जीडी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, बैंक में तो खैर इतना इतिहास आता नहीं है, पर आप जिस चीज का भी पेपर देंगे आपको इतिहास पढ़ने की और ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए खैर आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद जब ये पहला आक्रमण हुआ, तो पहला आक्रमण असफल होने के बाद उसके बाद दोबारा फिर अल हज्जाज ने 711 में दोबारा आक्रमण होता है। इस बार सेनापति कौन था? बैदुल। ये बैदुल ने फिर से दाहिर राजा पर क्या किया? आक्रमण किया सिंध पर, और फिर से हार गया। जब फिर आ गया तो फिर उसके बाद बच्चों तीसरा जो आक्रमण हुआ, तीसरा आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था, और यह सफल आक्रमण कहा जाता है, अरबियों का पहला सफल आक्रमण। और इसके जो किया किसने था? मोहम्मद बिन कासिम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा? कि भारत पर अरबियों द्वारा किया गया पहला सफल आक्रमण कौन सा था? तो आप बताओगे कौन सा था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था 712 ईस्वी में। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? इस युद्ध को कहा जाता है बच्चों रावर का युद्ध। किसका युद्ध? रावर। ये आपको ध्यान देना है, रावर का युद्ध। हालांकि इतना ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है कि रावर का युद्ध। तो रावर का युद्ध पहला वो युद्ध था जब अरबियों ने सिंध पर आक्रमण करके सिंध पर फतेह प्राप्त कर ली थी। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे में ये जो दाहिर था ये मारा गया, और इसकी जो बेटियां थी, एक का नाम था सूरीमला और एक का नाम था परिमला। ये आपको ध्यान देना है। सूरीमला और परिमला बहुत ही खूबसूरत और छोटी छोटी लड़कियां, तो ये दोनों उस टाइम पर कहां पर? दाहिर राजा की बेटियां थी। ऐसे में ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये 712 से लेकर के 714 तक भारत में रहा। तो 2 साल तक इसने भारत में बिताए। सीधी सी बात है, 2 साल तक क्या किया होगा? इस्लाम का, धर्म का जो है वो प्रचार किया होगा, ढंग से किया होगा। तो बहुत सारी जगह पर इस्लाम जो है वो उस टाइम पर उपजने लगा था। फिर क्या हुआ? अच्छा, ये क्या चाहता था कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये दोबारा से जब अरब गया तो ये चाहता था कि भाई वहां के जो खलीफा हैं, ये खलीफा को चाहता था कि खलीफा को क्या दे? एक गिफ्ट दे। और ये खलीफा के क्या गिफ्ट देना चाहता था? असल में ये इन दोनों लड़कियों को लेकर के गया और ये चाहता था कि ये जाकर के खलीफा के सामने जाकर के उनको बोले कि इनसे किसी से भी निकाह कर ले। ये दोनों लड़कियां जो थी वो बिल्कुल मतलब ये चाहता था कि किसी भी एक लड़की से जो खलीफा है वो
शादी कर ले और शादी करने के बाद इससे वो खुश हो जाए, मोहम्मद बिन कासिम से। ऐसा खलीफा चाहता था। लेकिन ये लड़कियां दोनों जानती थी कि अगर हम ऐसे ही चुपचाप वहां पर चले गए तो उसके बाद हमारी जो इज्जत है वो नापाक हो जाएगी। ऐसे में इन्होंने अपनी असमत को बचाते हुए इस मोहम्मद बिन कासिम पर झूठे केस डाल दिए और झूठे केस में फंसा दिया। किसके सामने? मोहम्मद, जब ये खलीफा जी के सामने गए, वहां के जो खलीफा थे, या कह लीजिए कि खलीफा का जो खास आदमी था उस टाइम पर, जो वहां का शासक था, कौन था? अल हज्जाज। अल हज्जाज के सामने जब ये गए तो अल हज्जाज को इन्होंने बोल दिया कि असल में ये जो मोहम्मद कासिम है इसने हमारे साथ जबरदस्ती की है। अच्छा, ऐसी बात जब हुई तो ऐसे में ये गुस्सा हो गया कि भाई एक तरफ तो ये कह रहा है कि ये लड़कियों से शादी कर लो, दोनों के दोनों शुद्ध लड़कियां हैं, बिल्कुल अच्छी लड़कियां हैं, पवित्र लड़कियां हैं, और दूसरी तरफ खुद ही क्या कर रहा है? इसने खुद ही इनके साथ जबरदस्ती करी है। तो ये गुस्सा हो गया और इसने क्या करा? मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी आपके। लेकिन बाद में से पता चला कि भाई सूरीमल्ला और परिमल्ला जो थी वो झूठ बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो बाद में इसने इसको भी मरवा दिया। तो ये आपको ध्यान देना है। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपकी समझ में आई होगी। और क्या करा इसने? 2 साल तक जब ये यहां पर रहा तो सिंध पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक, अगर पूछ ले जाए, सिंध पर जजिया कर लगाने वाला पहला जो मुस्लिम शासक था वो कौन था? तो आपको ध्यान देना है, मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, कैसा कर लगाया था इसने? ये गैर मुस्लिमों से टैक्स लिया जाता था। अब गैर मुस्लिम में चाहे सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, ईसाई हो, सबसे टैक्स लिया जाता था। लेकिन हाँ, इसने एक चीज में रियायत करी थी, ये विधवाओं से और जो अपंग थे, ब्राह्मण थे, उनसे कभी भी क्या नहीं लेता था? ये टैक्स नहीं लेता था। बाद में इनसे भी टैक्स लिया गया। वो कौन था आप जानोगे, उसके बारे में पढ़ाऊंगा बाद में। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, जिसने जजिया कर किन के ऊपर थोप दिया था? ब्राह्मणों, विधवाओं के इत्यादि के ऊपर भी क्या लगाया था? उस टाइम पर उसने जजिया कर लगाया था। लेकिन आपको फिलहाल ध्यान देना है कि वह पहला मुस्लिम शासक जिसने जजिया कर लगाया था भारत में, तो आप बताओगे कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा जी, इसके अलावा सिंध में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? उन सोने के सिक्कों को कहा जाता था दिरहम। तो दिरहम चलाने वाला जो पहला शासक था वो कौन था? वो भी आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम था। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसने सिंध में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए और उसे क्या कहा जाता था? दिरहम कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, आपको सच्ची लग रही है ना दोस्तों? अगर नहीं लग रही है तो असल में ये मैं कोई अपनी आप मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं। इन सारी बातों का जिक्र है। और जिक्र किस में मिलता है बच्चों? एक पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो पूरा मध्य भारत का जो इतिहास है ये कहां से कवर किया गया है, इन सब बारे में कहां से लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान देना है, इसके सबके प्रमाण कहां मिलते हैं? चचनामा नामक बुक में। ये बुक किसकी है? अली अहमद की। ये भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये यहां तक की बातें जो है मैंने जो समझाई अच्छी लगी होंगी और हिस्ट्री को पढ़ने में मजा आया होगा। और यदि आपको मजा आ रहा है दोस्तों तो ऐसी वीडियो को आप आगे भी पाते रहेंगे, आपको मजा आता रहेगा दोस्तों। बस आपको साथ देना है मेरा। और क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट जरूर करना है दोस्तों, जैसा भी आपको लग रहा है। धन्यवाद।